वेलकम टू जुडिशियल लॉ क्लासेस। संपत्ति अंतरण अधिनियम की ये वीडियो सीरीज चल रही है। इसमें आपकी वीडियो नंबर है सेकंड। इसमें हम आज शाश्वतता के विरुद्ध नियम को डिस्कस करेंगे और इसके अपवाद देखेंगे। छोटा सा टारगेट, वीडियो पर 50 लाइक्स, और जितनी वीडियो उनके अंदर सब्स भी मेरे 250 के करीब हो जाए तो बेटर रहेगा। ठीक है, हाँ। तो आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। शाश्वत के विरुद्ध नियम अपवाद यानी रूल अगेंस्ट परपेक्विटी। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, शब्द है शाश्वतता। शाश्वतता होता है शाश्वतता। इसका मतलब ही होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमेशा के लिए, एक तरह से हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। यानी किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु है तो वो चाहता है कि उसके पास वो वस्तु हमेशा के लिए रहे, जिससे वह जो उसका सुख है वो जीवन पर्यंत ले सके। और बहुत सी संभावना होती है जीवन के बाद भी लेने की। यानी कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसकी जो भी संपत्ति या वस्तु है कोई अन्य को वो ट्रांसफर हो। ठीक है, हमेशा के लिए, चिरकाल के लिए उपभोग करने चाहते हैं। हर व्यक्ति का ये स्वभाव रहता है। अगर ऐसा रहता है तो इससे क्या है, प्रकृति का जो सर्कुलेशन है, ठीक है, सर्कुलेशन कह सकते हैं या संचलन कहते हैं, वो अवरुद्ध हो जाता है। तो इस अवरुद्ध को रोकने के लिए, इसलिए शाश्वतता के विरुद्ध नियम ये बनाया गया है, जिससे इस शाश्वतता को रोका जा सके। ठीक है, छोटा सा परिचय था ये। आगे डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में। तो ये जो शाश्वतता का नियम है वो धारा 14 के अनुसार दिया गया है। यानी इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है इसके अनुसार कि किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, लेकिन अंतिम अंतरिति में हित निहित होने की जो अवयस्कता की आयु प्राप्त करने पर टाला नहीं जा सकता। यानी इसके अंतर्गत यह धारा 14 का जो परिभाषा दी गई है या फिर इसकी बताई गई धारा 14 के अंतर्गत, उसका आशय सिर्फ इतना सा है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में वस्तु का अंतरण कर सकता है, लेकिन जो अंतिम अंतरिति के संपत्ति में जो उसका हित निहित होता है, जो अंतिम अंतरिति होता है, उसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। उसका जो हित निहित होता है, जब वो वयस्क हो जाता है तो उसके हित को टाला नहीं जा सकता है। यही शाश्वतता का नियम, शाश्वतता के विरुद्ध नियम कहता है। यानी एक उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं कि मान के चलो, उदाहरण देख लेते इसमें कि का द्वारा खा गा घा की संपत्ति अंतरित करता है। का क्या है, ये खा और घा को अपनी संपत्ति देता है। ठीक है, अंतरित करता है। अब घा का पुत्र ऋणा, अब प्रावधान ये किया गया है कि जो घा का पुत्र ऋणा है उसको संपत्ति अंतरण जन्म लेते ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जिस अब नहीं किया जाएगा, लेकिन एक चीज और इसमें व्यवस्था तो इस प्रकार ही की जाती है कि जो ऋणा पुत्र है घा का, उसको अंतरित नहीं कर दिया जाएगा जन्म लेते ही। ठीक है, लेकिन जब ये ऋणा अवयस्क रहता है तो अवयस्क रहते तो टाला जा सकता है इसके अंतरण को, लेकिन जैसे ही वो वयस्क हो जाता है तो इस अंतरण को टाला नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर कोई इसको टालने की कोशिश करेगा तो ये शाश्वतता जो है वो निरंतर बनी रहेगी, लेकिन ये नियम इसके विरुद्ध है। इसलिए ऋणा को क्या है, संपत्ति अंतरित करनी पड़ेगी। क्योंकि जब घा पर संपत्ति है तो वो ऋणा को जब जन्म ले लेता है तो उसका अधिकार तो उसमें निहित हो जाता है। जन्म लेती इसका अधिकार निहित हो जाता है। इसे हम समाश्रित हित कहते हैं। क्या कहते हैं, समाश्रित हित। लेकिन जैसे ही ऋणा वयस्क हो जाएगा तो ये समाश्रित हित क्या हो जाएगा, वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा। जैसे हिंदी में कहते हैं निहित हित, समाश्रित हित से निहित हित हो जाएगा। ठीक है, और यही शाश्वतता के विरुद्ध नियम इसका प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति का अवयस्क रहती तो उसका अधिकार टाला जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो वयस्क होगा उसके अधिकार को, हस्तांतरण को टाला नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी संपत्ति में उसके समाश्रित हित से निहित हित होना आवश्यक है। चलिए, तो ये था धारा 14 के अनुसार शाश्वतता के विरुद्ध नियम क्या कहता है। अब ये जो शाश्वतता के विरुद्ध जो नियम है, इसके क्या कारण है, शाश्वतता के विरुद्ध नियम। ठीक है, समझाएंगे, लेकिन जो शाश्वतता है उसके क्या कारण है। लोग क्यों चाहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए उसका चिरभोग करते रहे संपत्ति का और अन्य के पास ना पहुंचे। इसके कुछ कारण दिए गए हैं। कारण ये है
कि लोगों का अक्सर संपत्ति के प्रति मोह देखने को मिलता है। तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह उसका उपभोग करता रहे और संपत्ति किसी अन्य को हस्तांतरित ना हो। ठीक है, तो शाश्वतता इसलिए इसका ये कारण है कि लोग संपत्ति के प्रति लोगों में मोह देखने को मिलता है। और दूसरा कारण यह है शाश्वतता का कि पूर्व जन्म में भी उपभोग। कुछ लोगों की मान्यता होती है कि मरने के बाद भी वो अस्तित्व में रहते हैं और मरने के बाद भी अपनी संपत्ति का उपभोग करते रहें, इसलिए लोग चाहते हैं कि संपत्ति हमेशा उनके ही अधीन रहे। तीसरा कारण है शाश्वतता का कि विक्रय या व्यय से बचना। यानी कोई पारिवारिक संपत्ति है तो जो परिवार के सदस्य हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो संपत्ति हमेशा उन्हीं के पास रहे और उसका ना तो विक्रय हो ना उसका व्यय हो। इसको रोकने के लिए वो शाश्वतता को हमेशा के लिए संपत्ति के पास बरकरार रखना चाहते हैं। तो ये शाश्वतता के कारण है कि क्यों ये इस नियम शाश्वतता के विरुद्ध नियम लाना पड़ा। उस नियम इसलिए लाना पड़ा क्योंकि लोग संपत्ति के प्रति मोह होता है, पूर्व जन्म में भी उपयोग का विश्वास करते हैं और लोग विक्रय या व्यय करने से बचते हैं। ठीक है, अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं, इस नियम के उद्देश्य क्या है। जो शाश्वतता के विरुद्ध जो नियम है इसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, पहला उद्देश्य हम इसमें देख सकते हैं, नंबर 1 कि जो संचलन है, संपत्ति का संचलन है वो अवरुद्ध ना हो। संपत्ति का जो संचलन है उसे अवरुद्ध ना हो, उसको रोकना। पहला तो इसका उद्देश्य यह है कि इस नियम का कि संचलन जो है संपत्ति को उसको अवरुद्ध होने से रोकना, यानी संचलन होता रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा है व्यवसाय और व्यापार में हानि ना हो, हानि से बचाना। कोई संपत्ति किसी के पास है तो व्यक्ति अगर मान के चलो किसी संपत्ति का जो मूल्य है उससे मूल्य निकालने में सक्षम नहीं है तो वो क्या है, अगर किसी सक्षम व्यक्ति के पास नहीं पहुंचेगी तब तक व्यापार में लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से व्यापार व्यवसाय में भी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ये नियम आया है। ठीक है, ये नियम का उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य क्या है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रगति के लिए भी यह नियम आवश्यक है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में। चौथा उद्देश्य हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए नियम आवश्यक है। ठीक है, पांचवा पॉइंट हम दे सकते हैं कि जितनी भी वित्तीय समस्या होती हैं पारिवारिक संबंधों में, कुटुंबों में, ठीक है, संपत्ति से संबंधित, उनके निवारण के लिए भी ये नियम कारगर साबित होता है। और लास्ट एक उद्देश्य देख लेते हैं हम उसका कि जितनी भी लोगों की आवश्यकता संबंधी मांगे होती हैं उन मांगों की पूर्ति के लिए भी शाश्वतता के विरुद्ध नियम के उद्देश्य हैं। अगर ये नहीं होगा तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लोगों की आवश्यकता की पूर्ति ना हो पाए। तो ये इस नियम के कुछ उद्देश्य हैं जिससे ये नियम शाश्वतता के विरुद्ध नियम लाया गया। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, नियम की अपेक्षाएं या शर्तें क्या हैं। ये नियम क्या चाहता है। ठीक है, इसकी शर्तें या अपेक्षाएं क्या है इस नियम की वो देख लेते हैं। तो पहला है अंतिम अंतरिति जो अवयस्क या अजन्मा हो। इसमें जो भी अंतिम अंतरिति हो वो अवयस्क या अजन्मा होना चाहिए। जैसा कि हमने ऊपर उदाहरण में देखा था कि घा का जो पुत्र था ऋण वो अजन्मा था, इसका जन्म नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका समाश्रित उसमें निहित हो गया था संपत्ति में। लेकिन अवयस्क रहते तो उसको टाला जा सकता था, जैसे ही वो वयस्क हो गया तो उसके हित को टाला नहीं जाएगा। ये इसकी अपेक्षाएं हैं या शर्तें हैं। तो अंतिम जो अंतरिति हो, यानी जैसे इसमें ऋण अंतिम अंतरिति है, वो अवयस्क या अजन्मा होना चाहिए। दूसरा इसकी अपेक्षा शर्त है जो अंतरण है वो अवयस्क रहने तक ही टाला जा सकता है, वयस्क हो गया तो उसको टाला नहीं जा सकता है। तीसरा पॉइंट है अंतिम अंतरिति से पहले पूर्विक हित होना चाहिए। अंतिम अंतरिति से पहले पूर्विक हित होना चाहिए। अब ये पूर्विक हित क्या है इसको एक बार समझ लेते हैं। यानी का, ठीक है, का, खा, गा और घा, इन तीनों को अपनी संपत्ति देता है, हस्तांतरित करता है। ठीक है, का, गा, खा को, यानी इसके ये बेटे हो सकते हैं तीनों, का के बेटे हैं, इसको संपत्ति देता है। ठीक है, लेकिन ये संपत्ति तो देता है, लेकिन ये क्या कहता है कि संपत्ति मैं तुम्हारे नाम नहीं करूंगा। का अपनी संपत्ति क्या है, मान के चलो किसी माँ को दे देता है। ठीक है, माँ के नाम कर देता है का अपनी संपत्ति। ठीक है, अब माँ का अभी जन्म नहीं हुआ है, अजन्मा है, यानी ये इसका पुत्र है। माँ किसका पुत्र है, घा का पुत्र है, और माँ इसका, ये माँ का दादा है का। ठीक है,
तो माँ संपत्ति को का संपत्ति को माँ के नाम कर रहा है, ठीक है, जो जिसका भी जन्म नहीं हुआ है, तो ये संपत्ति जो है डायरेक्ट माँ के लिए नहीं आ सकती। उससे पहले जरूरी है कि संपत्ति का उपयोग खा गा घा करें, इन तीनों को उपयोग करें। पहले खा, फिर खा पर इसके पास आएगी, फिर इसके पास आएगी, इस तरह से, ठीक है, इनके पास आएगी। तो यहाँ पर माँ पर संपत्ति आने से पहले गा घा इनका पूर्विक हित इसमें है, यानी इससे पहले इनका हित इसमें छुपा हुआ, बेशक इन्हें इसके नाम नहीं की है क्योंकि डायरेक्ट संपत्ति नहीं आ सकती। तो यही है कि अंतिम अंतरिति से आने पहले उसका पूर्विक हित होना चाहिए। तो अंतिम अंतरिति यहाँ पे जैसे माँ है तो माँ से पहले पूर्विक हित होनी चाहिए, तो पूर्विक हित यहाँ पर का गा घा के पूर्विक हित इसमें हो गए, ठीक है। तो इस शाश्वतता के विरुद्ध नियम की शर्तें या अपेक्षाएं हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट है नियम संपत्ति के अंतरण पर लागू होगा, यानी जितने भी संपत्ति अंतरण किए जाते हैं उसमें शाश्वतता के विरुद्ध यह नियम लागू होगा। अगर ये नियम लागू नहीं करा जाएगा तो वो अंतरण अवैध माना जाएगा। पांचवा पॉइंट है संपत्ति में हित सृजन की क्षमता वाले अंतरणों पर लागू। ये जो नियम है शाश्वतता के विरुद्ध नियम, जितनी भी संपत्ति अंतरण जो होते हैं जिसमें हितों का सृजन होता है उन सभी सक्षम अंतरणों पर यह नियम लागू होता है। अब इस नियम के कुछ अपवाद देख लेते हैं। जो शाश्वतता के विरुद्ध जो नियम है इसके कुछ अपवाद भी हैं, उन अपवाद को देख लेते हैं। पहला अपवाद है कि व्यक्तिगत संविदाओं पर यह नियम लागू नहीं होता है, यानी इसमें एक केस है कैलाश चंद वर्सेस नफर चंद का मामला है। इसमें क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो इनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो पुजारी होते हैं कि मान के चलो का किसी मंदिर का पुजारी था तो इसके बाद इसका बेटा खा पुजारी होगा, खा के बाद गा पुजारी होगा। तो इस प्रकार के जो व्यक्तिगत समुदाय हैं इसमें यह नियम काम नहीं करता है, यानी ये नहीं कह सकते कि का किसी अन्य व्यक्ति को इस पुजारी पूजा करने के अधिकार को दे देगा, ठीक है। तो इनमें ये नियम लागू नहीं होता है। और क्या अपवाद है, शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म आदि संबंधी जो लोक हित के कार्य हैं उनसे जुड़ी जो भी संपत्ति है उसमें भी यह नियम लागू नहीं होता है। यानी मान के चलो कोई सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल की कोई संपत्ति है तो उसके नियम के कोई ये इस नियम के अंतर्गत ये नहीं कह सकता है कि इस स्कूल की संपत्ति को अब अंतरण किया जाना चाहिए, तब ये नियम काम नहीं करता है, ठीक है, लोक हित से संबंधित जितनी भी संपत्ति है। तीसरा है हपसपा। हपसपे के संदर्भ में भी ये नियम काम नहीं करता, यानी जितने इसको हपसपा का मतलब इतना समझ लो जितने में लोग हक जताएं, यानी कोई भी संपत्ति पर कोई व्यक्ति अपना हक जता रहा है कि मैं इसको इतने में खरीद सकता हूं, उतने में ही जिसकी ये संपत्ति जिसके पास है स्वामी जो है उसका उतने में उसको अगर खरीद लेता है तब भी ये नियम काम नहीं करता है। या विक्रय करार द्वारा, यानी कोई अपनी संपत्ति को बेच करके ये करार कर ले कि इतने समय तक के लिए ये संपत्ति आपके पास रहेगी, तो उस समय सीमा के अंतर्गत वह संपत्ति किसी विशेष व्यक्ति के पास रह सकती है। कोई ये नहीं कह सकता कि इसने काफी समय हो गया अब ये संपत्ति दूसरे को अंतरित या हस्तांतरित होनी चाहिए, क्योंकि ये विक्रय करार द्वारा हुआ है, इसलिए शाश्वतता के विरुद्ध जो नियम है इसमें काम नहीं करेगा, ये अपवाद है। चौथा अपवाद है कोई नवीनीकरण पट्टे द्वारा अपनी समय सीमा बढ़ा ले या करवा ले तो उस नवीनीकरण पट्टे के अधीन भी ये शाश्वतता के विरुद्ध नियम काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो शाश्वतता के विरुद्ध जो नियम है उसके संदर्भ में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।